गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी, क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर, जिसका बुक का नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। भारत के भौतिक पर्यावरण वाली जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। इसका आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 1। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। यह है हमारे चैनल का नाम स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता विद महेश जगरवाल। चलिए तो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं हमारे चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम की। चैप्टर है हमारा अपवाह तंत्र। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 है भारत के भौतिक पर्यावरण वाली बुक का अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। ये मैप में भारत का ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र दिखा रखा है। देखो, ये हमारी सिंधु नदी है, ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं यहाँ पर। गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि ये दिखा रखी है, नामचा बरवा से इंडिया में इंसर्ट करती है ये, और फिर ये आसाम में होती हुई बांग्लादेश में इंसर्ट कर जाती है धुबरी के यहाँ से। ये हमारी पेनिनसुलर रिवर हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में आज बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। चैप्टर को हम सबसे पहले देखें तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, परिचय के बारे में बात करें, तो इसमें हम देखेंगे भारत के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, भारत का अपवाह तंत्र क्या है नहीं। भारत का जो अपवाह तंत्र है, हमने इसको जनरली दो भागों में बांट रखा है। एक है हिमालयी अपवाह तंत्र जिसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालय, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद देखेंगे हम नदी के जल का जो उपयोग है उसकी क्या क्या सीमा है, यानी लिमिटेशंस ऑफ यूजेज ऑफ रिवर वाटर। तो ये है हमारे बुक के बारे में, हम सॉरी इस चैप्टर में इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखें भारत के ड्रेनेज सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि ड्रेनेज के जो बेसिन है वो क्या होते हैं। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। आपसे कई बार अपवाह की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि अपवाह किसे कहते हैं, कि अपवाह हम किसे कहते हैं। तो अपवाह किसे कहा जाता है कि जो निश्चित वाहिकाएं होती हैं उनके माध्यम से जो पानी का प्रवाह हो रहा है उस प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं यानी ड्रेनेज कहते हैं। तो निश्चित वाहिकाएं होती हैं, उनके माध्यम से जो जल का प्रवाह होता है वो अपवाह कहलाता है, जिसको हम कहते हैं जनरली ड्रेनेज कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल, जब बहुत सारी वाहिकाएं मिल जाती हैं तो उनके जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। देखो डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये एक निश्चित वाहिकाएं है, ये इसके द्वारा, इसके माध्यम से जो पानी का प्रवाह हो रहा है, जल का जो प्रवाह हो रहा है, ये क्या कहलाता है, हमारा अपवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। अर्थात निश्चित ये वाहिकाएं हैं, फिक्स, इन्हीं से पानी का प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपवाह। क्या कह रहे हैं भाई, अपवाह। जब बहुत सारी वाहिकाएं मिल जाती हैं, जैसे ये एक इधर है, एक इधर है, एक ये है, जिनको जनरली हम कहते हैं सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जब ये बहुत सारी सहायक नदियां या बहुत सारी जब वाहिकाएं आपस में मिल जाती हैं, जब एक ये जाल बना लेती हैं ये वाहिकाएं मिलकर, तो इसको कहा जाता है अपवाह तंत्र यानी कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समय अवधि, वहां की भूवैज्ञानिक समय अवधि, वहां के चट्टानों की प्रकृति, वहां की संरचना, वहां की स्थल आकृति, वहां पर ढाल जो होते हैं जिनको हम स्लोप कहते हैं, प्रवणता जो होती है वो, और बहते जल की मात्रा और पानी का बहाव है वो कितनी अवधि तक हो रहा है, इन सबका जो रिजल्ट है, सबका जो परिणाम है, वो ही हमारा क्या बनता है, अपवाह तंत्र। अर्थात अपवाह तंत्र से आसानी से नहीं बनता है, अपवाह तंत्र को बनने में भी बहुत समय लगता है। कैसे, अब किसी भी भूवैज्ञानिक, अर्थात किसी भी अपवाह तंत्र है जो वहां की क्या करता है, भूवैज्ञानिक समय अवधि, अर्थात कितनी समय अवधि से वो चीजें चल रही हैं,
वहां की चट्टानों की प्रकृति क्या है, अर्थात चट्टानें कठोर हैं, नरम हैं, सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं। उन चट्टानों की संरचना कैसी है, वहां पर स्थल आकृतियां कैसी हैं, अर्थात ढलान है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ है, पठार है, पर्वत है या गड्ढे हैं। वहां पर जो ढाल है, अगर नदी निकल रही है तो वहां पर ढाल कितनी है, प्रवणता कितनी है, वहां पर जो पानी आ रहा है उसकी मात्रा कितनी है, और वहां वो पानी है वो क्या 12 महीने बहता है या सिर्फ बरसात बरसात के मौसम में बहता है। इन सभी का जो परिणाम होता है वो क्या कह उन सभी के परिणाम के कारण जो हमारा अपवाह तंत्र है वो विकसित होता है। इन सभी के कारण हमारा अपवाह तंत्र है वो विकसित होता है। देखो, यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम का हमें डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उन्हीं के द्वारा सारा। देखो, ये है एक निश्चित वाहिका है, यानी ये रिवर का सोर्स है, यहाँ से रिवर को पानी मिल रहा है। ये रिवर का सोर्स, अब यहाँ से ये पानी है वो लगातार प्रवाहित हो रहा है। ये इसका एक फिक्स मार्ग हो गया, फिक्स एक रास्ता हो गया, एक फिक्स वाहिका, एक ही वाहिका हो गई जिससे पानी लगातार यहाँ से प्रवाहित हो रहा है। तो ये तो अपवाह कहलाता है। जब बहुत सारी ऐसी अपवाहिकाएं मिल जाती हैं, बहुत सारी वाहिकाएं जब मिल जाती हैं तो मिलकर क्या बनाती है, ये अपवाह तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती है, अपवाह तंत्र बनाती हैं। फिर ये कह रहा है कि भूवैज्ञानिक समय अवधि में ये जहाँ पर जो चट्टानें हैं, ये जिन चट्टानों को ये पानी काटता हुआ जा रहा है, ये चट्टानें हैं, ये की प्रकृति कैसी है, इनकी संरचना कैसी है, यहाँ पर जो स्थलाकृति है वो कैसी है। देखो, जैसे स्थलाकृति में यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर देखो ये ऊंचे पहाड़ हैं, ये ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये वहां की स्थलाकृति कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है। फिर ढाल कैसा है, अर्थात प्रवणता कितनी है, कितना ढलान है, यहाँ पर ढलान कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। पानी की जो मात्रा है वो कितनी आ रही है, कितना पानी है जो यहाँ पर बह रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। और ये सब कुछ मिलाकर किसका रिजल्ट निकलता है, किसका परिणाम बनता है, अपवाह तंत्र का परिणाम बनता है। ठीक है भाई, आगे चलें। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना पानी बहा कर लाती है, जिसे हम जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रिवर दिखा रखी है आपको, ये रिवर इस एरिया से पानी ला रही है। देखो, यहाँ से जो हम लाइन दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से ये पानी ला रही है, तो ये क्या कहलाता है, इसका कैचमेंट एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है या जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अर्थात यहाँ बारिश हो रही है, बारिश का पानी है वो इस रिवर में आ रहा है, तो इतने एरिया से ये नदी पानी लेकर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं, इस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसको अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक नदी के द्वारा, क्या चीज भाई, एक नदी के द्वारा एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो क्षेत्र होता है, जो अपवाह क्षेत्र होता है वो अपवाह द्रोणी कहलाता है। जैसे ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं, और ये मेन रिवर है। तो इनके द्वारा जो पानी यहाँ पर लाया जा रहा है ये क्या कहलाएगा, अपवाहित क्षेत्र। पूरा का पूरा क्षेत्र ये क्या कहलाएगा, अपवाहित क्षेत्र कहलाएगा। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को हम जल विभाजक या वाटरशेड कहते हैं। एक द्रोणी को दूसरी द्रोणी से, एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा जल विभाजक या जल संभर, जिसको हम वाटरशेड कहते हैं, वो कहलाती है। जल संभर या जल विभाजक कहा जाता है। जैसे ये हो गया वाटर डिवाइडर, एक रिवर इसके इधर है और दूसरी रिवर इसके इधर होगी, तो यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है ये क्या कर रहा है, दो नदियों को अलग, दो नदियों को या दो द्रोणियों को विभाजित कर रहा है। इसी को हम कहते हैं जल विभाजक या जल संभर या वाटर शेड के नाम से जाना जाता है। जब बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जैसे ये हमारी जो नदी है, हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारी जो नदी है ये मेन रिवर है, ये बड़ी द्रोणी हो गई। ये क्या हो गई, बड़ी द्रोणी। क्या हो गई है, बड़ी द्रोणी हो गई है भाई। तो नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियां व नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। अर्थात जो बड़ी नदी होती है उसके द्वारा जो संग्रहण क्षेत्र होता है उसको नदी द्रोणी कहा जाता है, जबकि जो छोटी नदियां होती है, नाले होते हैं, उनके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है वो जल संभर या क्षेत्र कहलाता है। क्लियर भाई, चलो नेक्स्ट। नदी द्रोणी एवं जल संभर दोनों एकता के परिचायक हैं। ये दोनों क्या हैं, यूनिटी है, यानी एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव, अर्थात इनके एक भाग में जो परिवर्तन का जो प्रभाव है वो अन्य भागों या पूर्ण क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। अर्थात जो हमारी
नदी द्रोणी होती है, और जो जल संभर क्षेत्र होता है वो उनमें से कोई भी इम्पैक्ट आता है तो पूरे के पूरे क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर ये एक नदी है जिसका ये सोर्स है, वी टाइप की एक वैली है, वी टाइप की एक घाटी है जहां से ये नदी निकल रही है। ये नदी का ये पानी है, ये नीचे आ रहा है और नीचे आकर ये निचली सतह है, वहां पर ये पानी है, ये चला जाता है। सूक्ष्म, मध्यम एवं बृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में इसको लिया जा सकता है। किसके रूप में लिया जा सकता है? सूक्ष्म में, मध्यम एवं बृहद नियोजन की जो इकाइयां हैं उनके क्षेत्रों के रूप में इसे लिया जा सकता है। अगला है कि भारतीय अपवाह तंत्र को हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। तो भारतीय अपवाह तंत्र है वो विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि समुद्र में जल विसर्जन, यानी पानी जो समुद्र में छोड़ा जाता है, नदियों के द्वारा जो पानी का विसर्जन समुद्र में किया जाता है, इसके आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है। एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अर्थात वो नदियां जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं, वो नदियां जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं उसको हम कहते हैं अरब सागर अपवाह तंत्र। नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, उसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। समझ आई बात? चलो देखते हैं भाई कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिराती हैं, कौन कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। देखो यहाँ से चलती है हमारी सिंधु नदी है, इसमें और इसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं और ये पानी चला जाता है अरब सागर में। यहाँ पर है हमारी नर्मदा नदी जो भ्रंश से बहती हुई जाती है, और ये कहाँ पर चला जाता है पानी? अरब सागर में। ताप्ती रिवर है, ये भी अपना पानी अरब सागर में गिराती है। यहाँ पर पेरियार रिवर है, ये भी अपना पानी अरब सागर में गिराती है। और यहाँ पर छोटी छोटी नदियां पाई जाती हैं जो कि है हमारे पश्चिमी घाट पर, ये भी पानी को कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। इसको कहते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। दूसरी नदियां जो पानी को छोड़ती हैं कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। जैसे गंगा रिवर है, यहाँ से निकलती है और ये पानी को ले जाती है, और कहाँ पर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से निकलती है हमारी, सॉरी, यहाँ से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से इंडिया में इंसर्ट करती है, प्रवेश करती है, और ये असम में होती हुई धुबरी के पास से बंगाल में होकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती है। ये है महानदी जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी, ये कावेरी, ये पैनार नदी, ये सारी नदियां अपना पानी कहाँ छोड़ती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती हैं उसको बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र, और जो अरब सागर में छोड़ती हैं उसको अरब सागर अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये जो अपवाह तंत्र है वो दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री आदि के द्वारा अलग किए जाते हैं, विलग किए जाते हैं। देखो यहाँ पर है हमारी एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ पर है दिल्ली, और दिल्ली के यहाँ पर जो जमीन है या भूमि का जो खंड है वो हल्का सा उठा हुआ है, जिसको हम दिल्ली कटक कहते हैं। अरावली है। अब यहाँ पर है हमारी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जिनको हम सह्याद्री कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ये क्या करती हैं? ये अपवाह तंत्र को अलग करती हैं, विलग करती हैं। कैसे करती हैं? कि यहाँ से ये गंगा नदी का रिवर सिस्टम आ रहा है, ये यहाँ से फिर पूरब की ओर बह जाता है और बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। इसी तरह से सतलज नदी है, ये यहाँ पर आती है और ये सीधी पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो ये भाग है ये उठा हुआ है, दिल्ली कटक जिसको कहते हैं। सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट है हमारा, ये भी उठा हुआ भाग है जो पानी को अरब सागर में नहीं जाने देता, जबकि कहाँ जाती है सारी की सारी नदियों का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। भारत का जो कुल अपवाह क्षेत्र है, भारत का जो कुल अपवाह क्षेत्र है उसका लगभग 77% भाग है, जिसमें कौन कौन सी नदी आती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा नदी आदि नदियां शामिल हैं। तो भारत का जो कुल अपवाह क्षेत्र है उसका लगभग 77% भाग, जिसमें कि गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी की सारी नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। किसमें विसर्जित करती हैं अपना पानी? बंगाल की खाड़ी में। तो भारत का 77% पानी है वो कहाँ जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। जबकि सिर्फ 23% क्षेत्र, कितना? 23% क्षेत्र जिसमें नदियां हैं, सिंधु नदी है, नर्मदा नदी है, तापी है, माही है, पेरियार है, ये जो नदियां हैं ये अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय द्रोणियों को हम कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय नदियों को हम 3 भागों में बांटते हैं, भारतीय द्रोणियों को 3 भागों में बांटा जाता है।
उनमें पहला है प्रमुख नदी द्रोणी, दूसरा है मध्यम नदी द्रोणी और तीसरा है लघु नदी द्रोणी। तो बात करें सबसे पहले प्रमुख नदी द्रोणी। ऐसी नदियां जिनका जो अपवाह क्षेत्र है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होता है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से जाता है, उन्हें प्रमुख नदी द्रोणी कहा जाता है। इसमें कुल मिलाकर भारत की 14 नदी द्रोणी है वो शामिल हैं, जैसे कि गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कृष्णा नदी है, तापी है, नर्मदा है, माही है, पेन्नार है, साबरमती है, बराक है। ये 14 नदियां हैं जो कि प्रमुख नदी द्रोणी में आती हैं, जिनका क्षेत्रफल है, अपवाह क्षेत्र, वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। मध्यम नदी द्रोणी की अगर हम बात करें तो मध्यम नदी द्रोणी में वो नदियां आती हैं जिनका अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में आता है। 2000 से और 20,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आता है, वो मध्यम नदी द्रोणी कहलाती हैं। इसमें कुल मिलाकर भारत में 44 नदियां हैं, 44 नदी द्रोणियां शामिल हैं, जैसे कि कालिंदी नदी हो गई, पेरियार नदी हो गई, मेघना नदी हो गई आदि। तीसरा है लघु नदी द्रोणी। ऐसी नदियां जिनका जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, उन्हें लघु नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत कम बारिश देखने को मिलती है, अर्थात ये न्यून वर्षा के क्षेत्र होते हैं जहां पर ये नदियां बहती हैं, और में बहुत सी नदियां शामिल हैं जैसे कि लूनी नदी। आगे हम बात करें कि उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हम विभाजित कर सकते हैं। किसके आधार पर? उद्गम के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? अब भारतीय अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली नदियां। यहाँ पर हम बात करें हिमालय नदियां तो जैसे कि हमारे यहाँ पर सिंधु नदी है और सिंधु की सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज आदि। ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी हिमालय से निकलती है। यहाँ पर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, ये भी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। तो प्रमुख रूप से हिमालयी अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बहती हैं उनमें जैसे नर्मदा नदी हो गई, तापी नदी हो गई, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, महानदी है। इन नदियों के बारे में हम बात करेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जिनमें से कुछ नदी अपना पानी अरब सागर में छोड़ती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में। हालांकि जब हम इस विभाजन की बात करते हैं तो इसमें जो चंबल नदी है, सोन नदी है, बेतवा नदी है, इन नदियों का जो वर्गीकरण है इसमें कुछ समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ये जो नदियां हैं इनकी उत्पत्ति और आयु के आधार पर ये हिमालय से जो नदियां निकलती हैं ये नदियां उनसे भी पुरानी है। कौन कौन सी? चंबल नदी हमारी, सोन नदी और बेतवा नदी। ये नदियां ऐसी हैं जिनकी आयु है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो नदियां हैं इनकी आयु से भी पुरानी है और इनसे पहले से ये उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनके वर्गीकरण में ये समस्या उत्पन्न करती है। भारत के अपवाह तंत्र के प्रतिरूप की अब यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत में कितने तरह का अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप की। किसकी बात करते हैं? पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो ऐसा जो अपवाह प्रतिरूप है ये पर्वतीय क्षेत्रों से जो नदियां निकलने वाली जो नदियां हैं जो कि पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो पर्वतों के उत्थान से पहले भी उस स्थान पर प्रवाहित थी। अर्थात पूर्ववर्ती नदियों में वो हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों से ये नदियां निकलती हैं, लेकिन ये नदियां निकलती हैं, ये पूर्ववर्ती नदियां जो पर्वत जब बने हैं उनसे पहले से ये नदियां वहां पर प्रवाहित थी। पर्वतों के उत्थान के साथ साथ ये नदियां पर्वतों को काटती हैं। जैसे जैसे पर्वत बन रहे हैं पर्वतों का उत्थान हो रहा है, उसके साथ साथ ये नदियां हैं ये पर्वतों को काटती रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? नदियों ने बहुत बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण कर दिया, गॉर्ज का निर्माण कर दिया है। जैसे कि ये जो नदी है ये यहाँ लगातार प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर जो पहाड़ बन रहे हैं इन पहाड़ों को ये काटती हुई आ रही है, जिससे ये बड़े बड़े गॉर्ज, बड़े बड़े महाखड्डों का ये यहाँ पर निर्माण करती है। क्योंकि ये नदियां पहले से बह रही हैं, पहाड़ों के पहले से ये नदियां यहाँ पर पाई जाती थी। पूर्ववर्ती जो अपवाह प्रतिरूप है वो केवल हिमालय क्षेत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि हिमालय पर्वत है वो अभी बन रहा है, अभी नए पहाड़ हैं ये। आयु के आधार पर अरावली पहाड़ों से ये न्यू है, तो ये पर्वत अभी बन ही रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का जो प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है अपवाह का। उदाहरण हो गया जैसे सिंधु नदी हो गई, हमारी गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सतलज नदियां हो गई। ये सारी की सारी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, क्योंकि हिमालय जब बन रहा है उससे पहले से भी ये नदियां यहाँ पर प्रवाहित हैं और ये यहाँ पर जो पहाड़ बन रहे हैं उनको काटती हैं और जैसे बड़े बड़े गड्ढों का ये निर्माण कर रही हैं। ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारत के जो अपवाह तंत्र है उसमें अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप की। अध्यारोपित
ये अध्यारोपित जो अपवाह प्रतिरूप है, वो गोंडवाना लैंड की जो अफ्रीकन प्लेट से अलग होने के परिणाम स्वरूप धरातल से लावा उत्पन्न हुआ था। कैसे उत्पन्न हुआ कि जो हमारी गोंडवाना जो लैंड है वो अफ्रीकन प्लेट से अलग होती है, और अलग जब ये अफ्रीकन प्लेट से होती है हमारी गोंडवाना लैंड, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी का जो धरातल है उससे लावा निकला है। अब ये जो लावा है ये फैलता है और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की घाटियों में विलुप्त हो गया। अर्थात ये जो लावा निकला था गोंडवाना लैंड और अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से, ये जो धरातल से लावा निकला, ये लावा फैलता है और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उन नदियों की घाटियों में भर जाता है, विलुप्त हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत पर वर्षा के उपरांत लावा युक्त चट्टानें अपर्दित हो जा गई हैं और नदियां अपनी पुरानी घाटियों में पुनः प्रवाहित होने लगी। ऐसे अपवाह प्रतिरूप को हम अध्यारोपित प्रतिरूप कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है भाई, कि जो हमारी गोंडवाना लैंड थी ये अफ्रीकन प्लेट से अलग होती है। ये गोंडवाना लैंड है, ये अफ्रीकन प्लेट से अलग होती है। अलग क्यों होती है, क्योंकि धरातल से बहुत सारा लावा निकलता है। बहुत सारा क्या निकलता है, लावा निकलता है। जब बहुत सारा जो लावा निकलता है तो अफ्रीकन प्लेट और गोंडवाना लैंड दोनों अलग हो जाती हैं। अब ये लावा है जो ये हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला भाग, यहाँ पर जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, यहाँ पर जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, इन नदियों की जो घाटियां हैं उन घाटियों में लावा भर जाता है। इन नदियों की घाटियों में लावा भर गया और विलुप्त हो गया। अब प्रायद्वीपीय भारत में जब वर्षा होती है, पेनिनसुलर इंडिया में जब बारिश होती है, तो यहाँ पर जब पानी बहता है तो ये पानी क्या है, बहता है तो ये नदियों में आता है। तो नदियां हैं ये अपनी जिन घाटियों में लावा भरा था उसमें ये नदियां वापस से प्रवाहित होने लगती हैं, और इस तरह का जो अफवाह देखने को मिलता है वो अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप कहलाता है। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का जो उदाहरण है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देखने को हमें मिलता है। जैसे ये गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था ये अलग हो गया अफ्रीकन प्लेट से। अब यहाँ पर लावा निकला बहुत सारा, अब वो लावा है वो इन घाटियों में डिपोजिट हो गया। अब प्रायद्वीपीय भारत में जब बारिश होती है तो वो नदियां अपनी पुरानी घाटियों में वापस प्रवाहित होने लगती हैं, और इस तरह का जो अपवाह हमें देखने को मिलता है ये अपवाह अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का जो ज्यादातर जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो हमें देखने को मिलते हैं प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां। जैसे कि चंबल नदी है, ये इसमें जो अफवाह है वो अध्यारोपित अफवाह है। सोन नदी है, दामोदर नदी है, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, ये सारी की सारी नदियां जिनमें अफवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है वो अध्यारोपित प्रकार का अफवाह प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं अगला जो हमारा अपवाह तंत्र का प्रतिरूप है वो है वृक्षाकार। कैसा है भाई, वृक्षाकार। इसमें क्या होता है कि जब सहायक जो नदियां होती हैं वो मुख्य नदी से इस प्रकार से मिलती हैं कि वो एक समूह क्षेत्र में वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होने लगती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे ये देखो, मानो ये हमारी क्या थी भाई, एक रिवर है जो यहाँ से प्रवाहित हो रही है, एक रिवर है जो यहाँ से प्रवाहित होती है, ये इसकी मेन द्रोणी है, ये इसकी मुख्य द्रोणी है। अब इसमें इसकी जो सहायक नदियां होती हैं वो आकर मिलती हैं। इसमें जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, वो इसमें आकर मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो वो एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती हैं मानो कि पेड़ की शाखाएं हों, मानो कि पेड़ की शाखाएं हों। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम में देखो, ये हमारी मुख्य द्रोणी है, मेन रिवर है ये। अब ये इसकी सहायक रिवर हो गई, ये इसकी क्या हो गई है भाई, सहायक रिवर हो रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो एक वृक्ष बन गया हो, मानो कि एक वृक्ष बन गया हो, इसलिए इस प्रकार के प्रतिरूप को हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है वो उत्तर भारत के मैदानों में गंगा नदी तथा प्रायद्वीपीय भारत के पठार में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा बनाया जाता है। अगला है अर्य या अपकेंद्रीय, एरियल या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अगला जो प्रतिरूप है वो है अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि इसमें एक कोई पृथ्वी की भूभाग है वो ऊंचा उठ जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देखो एक वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, वॉल्केनो में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण ये एक ऊंची संरचना बन जाती है। अब यहाँ से पानी है वो इस तरह से प्रवाहित होने लगता है चारों तरफ, इस तरह से पानी है वो चारों तरफ प्रवाहित होने लगता है। तो इस तरह का जो अपवाह प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है वो अर्य अपवाह प्रतिरूप कहलाता है या उपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। जब नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अमरकंटक की जो पहाड़ है और रांची का जो पठार है वहां पर जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो नदियां अर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। जैसे कि ये एक
भूमि का भूभाग है जो ऊंचा उठ जाता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई। अब यहाँ से ये देखो बहुत सारी नदियां हैं जो चारों तरफ इससे यहाँ से निकल रही हैं। इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप है वो अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। फिर है समानांतर पैरेलल। समानांतर अपवाह प्रतिरूप, जब नदियां तीव्र ढाल से प्रवाहित होती हैं तो वे एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे के समान अंतर पर प्रवाहित होती हैं, ऐसे समानांतर प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत का जो पश्चिमी घाट है वहां से जो नदियां निकलती हैं वो तटीय मैदान पर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, वो समानांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। जैसे कि ये, जैसे एक नदी ये निकल रही है, एक नदी ये निकल रही है। अब ये नदियां दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर निकल रही हैं। एक रिवर ये निकल गई, एक रिवर ये निकल गई। अब ये छोटी छोटी रिवर होती हैं। ये क्या होती है भाई? छोटी छोटी रिवर होती हैं जो ये अपने एक दूसरे से समान दूरी पर ये निकलती हैं। इस तरह का जो प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है अपवाह का, उसको पैरेलल ड्रेनेज या समानांतर अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसमें क्या होता है, नदियां तीव्र ढाल से निकलती हैं और ये प्रवाहित जब होती होती है तो एक दूसरे से समान दूरी पर निकलती हैं, समान दूरी पर प्रवाहित होती हैं, इसलिए इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को समानांतर अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। अगला है खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप। इस तरह का जो प्रतिरूप है ये देखने को मिलता है भाबर क्षेत्र में। जब नदियां पहाड़ों से नीचे आ रही होती हैं सतह पर, यानी धरातल पर आती हैं, तो वहां पर ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं या कहीं कहीं पर हमें दिखाई देती हैं। इस तरह के प्रतिरूप को हम खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां जब उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती हैं तो सतह पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं जिससे ये पानी विलुप्त हो जाता है। ऐसे अपवाह तंत्र को हम खंडित या विलुप्त अपवाह तंत्र कहते हैं। और भाबर का जो क्षेत्र है जहां पर ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं उसको विलुप्त या खंडित अपवाह तंत्र के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। किसको? भाबर क्षेत्र को। क्योंकि जो पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ों से जो नदियां आती हैं, वो नदियां जब मैदानों पर आती हैं तो यहाँ पर ये विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं और पानी इन बोल्डर्स के नीचे से प्रवाहित हो जाता है। तो कहीं पर पानी हमें दिखाई देता है, कहीं पर हमें पानी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको विलुप्त या खंडित अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें हिमालयी अपवाह की। जब ये नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, जब ये नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं तो निक्षेणात्मक स्थल आकृतियां जैसे कि समतल घाटियां, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहानों पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का जो रास्ता होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, परंतु जैसे ही ये मैदानों में आती हैं यहाँ पर ये सर्पाकार मार्ग में बहने लगती हैं और ये अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी नदी, जिसको कि बिहार का शोक या सौरो बिहार कहते हैं, वो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, जानी जाती है। ये कोसी नदी का एक चित्र दिखा रखा है भाई यहाँ पर, जिसमें ये अपना रास्ता बदलती है क्योंकि उसमें पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है। तो होता क्या है हिमालय अपवाह में, जब ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जब ये मैदानों में प्रवेश करती हैं तो बहुत तरह की स्थल आकृतियां बनाती हैं, जैसे कि समतल घाटियों का निर्माण करती हैं, कहीं ऑक्स ब्लो लेक जैसे गोखुर झील कहते हैं उसका निर्माण करती हैं। जब इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो बाढ़ के मैदान बन जाते हैं। और जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है तो वहां पर डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। जब ये हिमालय के क्षेत्र में चलती हैं तो यहाँ पर ये टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, कहीं से किधर कहीं इधर उधर इस तरह से घूमती हुई आती हैं। लेकिन जैसे ये मैदानों में आती हैं तो मैदानों में ये क्या बनाती हैं? मेंडेयर्स बनाती हैं, इस तरह से सर्पिलाकार आकृति बनाती हुई आगे प्रवाहित होती हैं। जब ये सर्पिलाकार आकृति बनाती हैं तो यहीं पर क्या हो जाता है? ऑक्सब्लो लेक यानी कि गोखुर झील बन जाती है। और जब ये अपना इस तरह से सर्पिलाकार यानी कि मेंडेयर्स में चलती हैं तो यहाँ पर ये अपना रास्ता भी बदल देती हैं। और ऐसी ही एक रिवर है जिसका नाम है कोसी, जो बिहार में अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, जिसको सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं हिमालयी पर्वतीय अपवाह तंत्र का जो विकास है वो क्या कैसे हुआ, अर्थात हिमालय का जो अपवाह तंत्र है जैसा हमें देखने को मिलता है कि ये ऐसा ही था या इसका विकास कैसे हुआ, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हिमालय की जो पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में अलग अलग जियोग्राफर के अपने अपने मत हैं, तो इसलिए यहाँ पर मतभेद है। हालांकि जो भूवैज्ञानिक है वो मानते हैं कि जब मायोसीन का जो युग था, मायोसीन कल्प था, तो एक बहुत बड़ी नदी थी जिसको हम शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से जानते हैं। भूवैज्ञानिकों का सबका अपना अलग मत है। तो ये कहते हैं कि जब मायोसीन काल था, मायोसीन काल में एक बहुत बड़ी रिवर थी जिसका नाम या तो हम शिवालिक रिवर कह सकते थे उसको, या जिसको हम कहते थे इंडो ब्रह्मा कहा जाता था इस नदी को। हिमालय का जो संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार है, इसके साथ साथ असम से पंजाब तक ये नदी बहती थी।
अर्थात हिमालय के संपूर्ण जो विस्तार है उसमें और असम से पंजाब तक ये नदी बहती थी। और अंत में ये पंजाब का जो निचला भाग है जिसको हम सिंध की खाड़ी से कहते हैं, वहां पर अपना पानी छोड़ देती थी। शिवालिक की पहाड़ियां भी असाधारण या लगा निरंतरता असाधारण निरंतरता, इनकी सरोवरी उद्गम और इनके जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत होती है, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलास और कॉग्लोमेरेट शामिल है। कि इसमें शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं इसमें असाधारण निरंतरता देखने को मिलती है। इनका जो सरोवरी उद्गम है और इनमें जो जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें कि रेत है, मृतिका है, चिकनी मिट्टी है, गोलास में कॉग्लोमेरेट आदि इसमें पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत लंबे समय से कालांतर में ये जो इंडो ब्रह्मा या जैसो शिवालिक नदी है, ये इसको तीन मुख्य अपवाह तंत्रों में ये बट जाती है। जिसमें पश्चिम में ये सिंध एवं इसकी 5 सहायक नदियों में बट गई, मध्य में ये गंगा एवं हिमालय से निकलने वाली ये गंगा की सहायक नदियों में, और पूर्व में ये ब्रह्मपुत्र एवं हिमालय से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, इन तीन भागों में बढ़ जाती है। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में हमारी एक ही नदी थी जिसको इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी लगातार ऐसे चलता रहा और बाद में जाकर तीन भागों में बढ़ जाती है। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां, मध्य में गंगा और गंगा की सहायक नदियां, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। इस तरह से ये नदी तीन भागों में बट गई ही। इस जो विशाल नदी है जिसको हम इंडो ब्रह्म नदी के नाम से जानते हैं, इस विशाल नदी का इस तरह से विभाजन ये हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। कब हुआ था? ये प्लोस्टोसीन काल में हो गया था। तो ये हिमालय के पश्चिम भाग में वह पौधदार पठार में, जिसको दिल्ली रिज कहते हैं, के उत्थान के कारण हुआ था। हुआ क्या कि ये जो नदी है, ये दिल्ली में जो ये वाला भाग है जहां पर अरावली पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये भाग हल्का सा उड़ जाता है, जिसको दिल्ली कटक या दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। तो प्लेस्टोसीन काल में हुआ क्या, हिमालय के पश्चिमी भाग में जो पौधदार पठार है जिसको दिल्ली रिज कहते हैं, इसका उत्थान हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया था प्लेस्टोसीन काल में। जिसके कारण जो इंडो ब्रह्मा नदी है ये तीन भागों में बट गई। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपा तंत्रों के बीच में जल विभाजक का काम करता है। अब ये दिल्ली रिज है, इसके कारण सिंधु नदी इधर निकल जाती है और गंगा नदी यहाँ से पूरब की तरफ इस तरह से प्रवाहित हो जाती है। ये एक जल विभाजक का काम करने लग गया। इस प्रकार से मध्य प्लेस्टोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप है, उसका भी निर्माण हो गया, जिसके कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दिक् परिवर्तन हुआ और वो बंगाल की खाड़ी में जाकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। अब मध्य प्लीस्टोसीन काल में यहाँ पर एक भ्रंश बन जाता है, दोनों प्लेटों के टकराने से या अलग होने से यहाँ पर एक भ्रंश बन गया, जिसको हम मालदा गैप कहते हैं। और मालदा गैप के कारण हमारी गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है, बंगाल में होती हुई। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसी प्रकार मध्य प्लेस्टोसीन काल में क्या हुआ, राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के पठार के मध्य में स्थित एक गैप बन गया, जिसको मालदा गैप, मालदा फॉल्ट या मालदा भ्रंश कहते हैं। इसका निर्माण हो गया, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो दिक् परिवर्तन है, दिशा का परिवर्तन हो गया और वो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हो गई। हिमालय अभ्यास तंत्र विकास में हम बात करते हैं कि हिमालय की जो नदियां हैं हम इनको तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तीन भागों में। तो हिमालय की नदियों को हमने तीन भागों में विभाजित किया। एक है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब यहाँ पर हम बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो ये इंडस रिवर है, मेन रिवर है, जो पाकिस्तान में जाते हुए और अरब की सागर में गिर जाती है। अब इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे सबसे पहले झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर सतलज और ब्यास इसकी सहायक नदियां हैं। ये हमारी मेन गंगा रिवर है। ये हमारी क्या है? मेन गंगा रिवर है, जो गंगोत्री से निकलती है। यहाँ पर केदारनाथ से आती रिवर है, ये बद्रीनाथ से आती रिवर है। ये सारी की सारी रिवर हैं, ये आकर मिल जाती हैं देवप्रयाग में, और यहाँ से हम इसको गंगा कहते हैं। यहाँ से हम इसको क्या कहते हैं? गंगा रिवर कहते हैं। ये देखो भागीरथी रिवर है, ये रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, और ये बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं जहां पर ये, और ये मिलकर किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी का निर्माण होता है देवप्रयाग में जाकर, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। इससे पहले इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे धौली गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, एटसेट्रा। फिर हम बात करें ब्रह्मपुत्र, तीसरा हमारा जो सिस्टम है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर ये सांगपो के नाम से जानी जाती है, और ये जैसे ही ये आती है हमारे अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर, तो यहाँ पर नामचबरवा पहाड़ के कारण ये यहाँ पर नाइट घूम जाती है और अरुणाचल प्रदेश में इंसर्ट होती है, प्रवेश करती है। यहाँ पर इसमें देबांग और लोहित नाम की दो रिवर आती हैं, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल इसके बीचों बीच से जाती है असम के से,
और धुबरी के पास 90 डिग्री पर घूमकर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर एक इसकी और एक रिवर आ रही है जिसका नाम है तीस्ता। ये रिवर भी कहाँ जाती है? बंगाल में जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी छोड़ती है। तो इस तरह से हिमालयी पर्वतीय प्रवाह को हमने 3 भागों में बांट दिया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। हमारा चैनल है @ स्टडी एडवांस रफ्तार रफ्तार। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।